तानाशाही के अंत के बाद सीरिया में अमन चैन की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें सीरिया है, इजराइल है, लेबनान है और गजा, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, क्या ये क्षेत्र दुनिया में उस संघर्ष का गवाह बनेगा जो संघर्ष इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकता है कि आखिरकार सीरिया में तानाशाही का अंत हुआ है या तानाशाही दोबारा से और शुरू होने जा रही है। सीरिया में 1970 तक आते आते एक शख्स जो एयरफोर्स का कमांडर हुआ करता था, हाफिज अल असद, पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन्होंने भी वही सब किया जो बाकी दुनिया के तानाशाह आज तक करते आए हैं। कहते हैं कि इन्होंने 30,000 लोगों को मरवा दिया था अपनी सत्ता को बचाने के लिए। मात्र 10 से 12% शिया लगभग 70% सुन्नियों पर शासन कर रहे थे। एक तो ये बात लोगों को हजम नहीं होती थी। जितने भी ऑफिस थे, जितने भी पद थे, सारे पदों पर जो है शिया मुसलमान जो है पोस्टेड कर दिए गए थे। क्यों? ताकि अपनी तानाशाही सत्ता को बचाया जा सके। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पीछे आप एक झंडा देख रहे हैं। ये झंडा है सीरिया का। बिल्कुल ये वही सीरिया है जो पिछले 10-12 दिन से सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। फाइनली यहां पर 50 साल से चले आ रही एक तानाशाही का अंत कर दिया गया। जो बशर अल असद जो है वो अब देश छोड़कर फाइनली भाग चुके हैं। लेकिन ये कहानी का एक किरदार मात्र है। प्रश्न ये उठता है कि कौन थे बशर अल असद और आखिरकार 50 साल शासन करने वाले बशर अल असद को मात्र 11 दिन में देश छोड़कर क्यों भागना पड़ा। और दूसरी चर्चा इस बात की है, जिस बात को लेकर सभी लोग चर्चा में कर रहे हैं कि आखिरकार देखिए, जब भी किसी तानाशाह को हटाया जाता है तो जनता हटाती है, आर्मी हटाती है, लेकिन शायद ये एकमात्र ऐसा जो है सत्ता का हस्तांतरण हुआ है या एक ऐसी सत्ता बेदखल करने में एक ऐसे लोगों का योगदान रहा है जो कि कथित तौर पर आतंकवादी गुट हैं। तो क्या तानाशाही के अंत के बाद सीरिया में अमन चैन की उम्मीद की जा सकती है? और नहीं की जा सकती तो क्या ये क्षेत्र जिसमें सीरिया है, इजराइल है, लेबनान है और गजा, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, क्या ये क्षेत्र दुनिया में उस संघर्ष का गवाह बनेगा जो संघर्ष इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकता है? संभावनाएं बहुत जताई जा रही हैं, चर्चाएं चारों तरफ हैं कि आखिरकार सीरिया में तानाशाही का अंत हुआ है या तानाशाही दोबारा से और शुरू होने जा रही है। इस बात की चर्चा पे आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, इसलिए जरूरी है जानना कि हम इसके थोड़े से फ्लैशबैक को जाने कि आखिरकार हुआ क्या है। मेरे प्यारे साथियों, एक देश है सीरिया, आप सभी जानते हैं, राजधानी दमिश्क। और दमिश्क के बारे में बता दूं, दुनिया के 2 शहरों को बड़ा पुराना शहर माना जाता है। एक तो भारत का बनारस और एक दमिश्क। कहा जाता है कि आदि शहर है। आदि शहर का मतलब यह है, शहर तो और भी बहुत पुराने हैं, वो कभी बने कभी बिगड़े, लेकिन दमिश्क और बनारस की जो निरंतरता है वो आदि आदि काल से चली आ रही है। और बड़ी ही समृद्ध विरासत वाला देश है। कौन सा? सीरिया। सीरिया में अब ये घटना सीरिया में जो हुई है, जो ये आप फोटो देख सकते हो, ये श्री बशर अल असद जी हैं जो फिलहाल देश छोड़कर भाग गए हैं। आप इस कहानी को थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक तरीके से समझिए। सीरिया में वैसे ही राज था यूरोपियन का जैसे पूरी दुनिया में इन लोगों ने अपनी कॉलोनी स्थापित की। मैं आपको एक चीज बता दूं, अफ्रीका या सीरिया, इन देशों की एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि यूरोपियन देशों ने इनको छोड़ा जरूर, लेकिन किसी पर्टिकुलर किसी योजना के तहत नहीं छोड़ा। एक तरीके से वो सारे खेल को क्विट करके चले गए और इसी क्विट में सीरिया भी फंसा। सीरिया में 1970 तक आते आते एक शख्स जो एयरफोर्स का कमांडर हुआ करता था, हाफिज अल असद, पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। कौन है हाफिज अल असद? हाफिज अल असद बशर अल असद के पिता हैं। इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली। ये 1970-71 की बात है। उसके बाद निरंतरता से 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। आप समझ सकते हो कि जब एक शख्स कोई शासन को ओवरटेक करता तो कोई डेमोक्रेसी तो चला नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी चलाएगी तो फिर एक व्यक्ति की सत्ता कैसे रह गई? अगर सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में है तो वो डेमोक्रेसी एक्चुअल में होती नहीं है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन्होंने भी वही सब किया जो बाकी दुनिया के तानाशाह आज तक करते आए हैं। क्या करते आए हैं? नरसंहार। इनके नरसंहार की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन सबसे फेमस नरसंहार है एक शहर जिसका नाम हमा है, जिसे हमा नरसंहार कहते हैं कि इन्होंने 30,000 लोगों को मरवा दिया था अपनी सत्ता को बचाने के लिए। कहानी आगे बढ़े इससे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए। मुस्लिमों में जनरली 2 संप्रदाय होते हैं, एक होता है शिया, एक होते हैं सुन्नी। ये जो हाफिज अल असद हैं, ये शिया संप्रदाय से हैं, जबकि आबादी बहुतायत में वहां पर सीरिया में सुन्नी की है। और शिया सुन्नियों के विवाद की आप कहानी जनरली सुनते भी रहते होंगे। तो मात्र 10 से 12% शिया लगभग 70% सुन्नियों पर शासन कर रहे थे। एक तो ये बात लोगों को हजम नहीं होती थी। दूसरा, जितने भी ऑफिस थे, जितने भी पद थे, सारे पदों पर जो है शिया मुसलमान जो है पोस्टेड कर दिए गए थे। क्यों? ताकि अपनी तानाशाही सत्ता को बचाया जा सके। हमा नरसंहार तो केवल एक बानगी भर है उस अत्याचार की जो इन्होंने सीरिया पर किए अपनी सत्ता को बचाने के लिए।
ऐसे ही जैसे इंटेलिजेंस में, आर्मी में, सरकारी पदों पर शिया मुसलमानों की भर्ती कर दी गई और ये कहा गया कि आपको बहुत अलर्ट रहना है, अगर सुन्नी मुस्लिम्स कोई हल्का सा भी एक्शन लेते हैं आप इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म कीजिए और बाय हुक और बाय क्रुक आपको उस रिवोल्ट को दबाना है। आया वर्ष 2000 में हाफिज अल असद की डेथ हो जाती है। इनके बड़े बेटे थे जो सत्ता के उत्तराधिकारी थे, लेकिन चूंकि उनकी डेथ हो गई तो डेथ के बाद गद्दी पर बिठाए गए बशर अल असद, यानी कि बशर अल असद सीरिया के जो तानाशाह हैं, ये तानाशाही इनको विरासत में मिली। 30 साल इनके पिता ने राज किया और अब 20 साल लगभग, क्योंकि ये 2024 चल रहा है तो लमसम 24 साल इन्होंने शासन किया। तो बशर अल असद के हाथ में सत्ता आते ही इन्होंने भी अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्हीं प्रोपगंडों का इस्तेमाल किया जो इनके पिता करते थे। देखिए प्यारे दोस्तों, तानाशाही जो होती है, सत्ता अगर मैं कहूं तो सत्ता का स्रोत केवल शक्ति है, ऐसा राजत्व के सिद्धांत कहते हैं। जो लोग शासन करते हैं वो जानते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप कहते हैं। कॉन्सेप्ट किंगशिप साफ कहता है कि तानाशाही जो एक एक्सट्रीम लेवल है सत्ता का, उसका आधार केवल और केवल शक्ति हो सकती है। वो शक्ति जो आपको अत्याचार करने के लिए प्रेरित करती है, अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए प्रेरित करती है। वही सब काम बशर अल असद ने करने शुरू किए सीरिया में। लेकिन चूंकि बहुत फौज इनके पास थी, अफसरान इनके पास थे, रूस और ईरान जैसे देशों का सपोर्ट था। अब आप समझिए ईरान का सपोर्ट क्यों है। मेरे प्यारे साथियों, शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश ईरान है और सीरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीरिया के बगल में इजराइल है और इजराइल अमेरिका का पिट्ठू है। ईरान और अमेरिका की बनती है नहीं आपस में, तो एक प्रकार से एक अपना नुमाइंदा सीरिया के रूप में चुना ईरान ने, और आप जानते हो कि ईरान को समर्थन है रूस का। इस प्रकार एक टीम बनती चली गई, किसकी? सीरिया, बशर अल असद, ईरान और रशिया की। ऑब्वियस बात है, जब ऐसी टीम बनेगी तो उसके काउंटर पार्ट में अमेरिका को तो आना ही है, क्योंकि पड़ोस में इजराइल है और उधर से अमेरिका आ गया। तो इस प्रकार सीरिया बन गया अखाड़ा। इस अखाड़े में ठीक है, अब चूंकि ताकत तो मेरे पास है, मैं अखाड़ा तब बनेगा ना जब मैं इसको बनने दूंगा, लेकिन अपने दमन से इन्होंने सीरिया में कोई भी पत्ता हिलने नहीं दिया अपने खिलाफ। लेकिन साहब, सत्ता की नहीं, समय की बेटी होती है। एक ऐसा समय आया सीरिया में जब सीरिया में एक भयंकर अकाल पड़ा। जैसे ही सीरिया में भयंकर अकाल पड़ता है, लोगों को समझ में आ जाती है कि मामला धीरे धीरे खराब हो रहा है। रोजगार नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और ऐसे में सीरिया के तानाशाह, जैसा कि हर एक तानाशाह की संपत्ति बाद में पता चलती है, वो तो गोल्डन ब्रेड खा रहे हैं, सोने की रोटी खा रहे हैं। आप सुनते होंगे ऐसी खूब कहानियां हैं कि भले ही जनता भूखी मर जाए लेकिन तानाशाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वो सी जिंदगी को जी रहा होता है। ये कुछ तस्वीरें उस समय की हैं जब सीरिया में अकाल पड़ा। सीरिया में अकाल पड़ा, चूंकि 40-50 साल हो चुके थे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये सब चीज वो लोग झेल ही रहे थे। लेकिन देयर इज ए होप, रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण नजर आई। मेरे प्यारे साथियों, इसी समय अफ्रीका के कुछ देशों में चल रही थी एक ऐसी कहानी जहां एक एक कर कर तानाशाह उखाड़े जा रहे थे। इसको अरब स्प्रिंग कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई ट्यूनीशिया से, जब बैन जैनुल आबिदीन की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। लीबिया के कर्नल मुअम्मर गुद्दाफी, जो अपने बड़े ताकतवर आदमी थे, अंत हुआ तो जब विद्रोहियों ने गोली मार दी। तीसरा, मिस्र के होसनी मुबारक। इन तीनों लोगों को सत्ता से उस केस में उखाड़ फेंक दिया गया जब इन्होंने आर्मी को भी इस्तेमाल करने से लोग चूके नहीं। अब चूंकि ज्यादा दूर है नहीं क्या सीरिया, तो ये खबरें दुनिया में पहुंच रही थी। इसी समय सीरिया में भी ये खबरें आ रही थी कि भाई देखो, तानाशाही को उखाड़ के फेंका जा सकता है। अब ऑब्वियस बात है, बशर अल असद भी इस बात से अलर्ट थे। तो बशर अल असद ने कहा कि पूरे देश में हाई अलर्ट पर आ जाइए, क्योंकि वो एक शिया मुस्लिम है, सारे अफसरान शिया थे। उनसे कहा कि देखो, खोना कुछ नहीं चाहिए, इमीडिएट एक्शन लीजिए अगर कुछ भी चिंगारी लोगों में पनपती है। लेकिन साहब, बात ऐसी है कि ये जो सोच आ गई थी कि तानाशाहों को उखाड़ के फेंका जा सकता है, और कई बार लोग भूखे पेट क्रांति करने को मजबूर भी होते हैं। धीरे धीरे सुगबुगाहट चलनी शुरू हुई। सोशल मीडिया को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भाई कोई भी खबर इन देशों की, जैसे अरब स्प्रिंग कह रहे हैं, वो सीरिया में नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन खबर सीरिया में पहुंची। सीरिया में खबर पहुंची और फाइनली एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के बारे में कहा जाता है कि इस घटना ने बशर अल असद को उखाड़ के फेंक दिया। मेरे पीछे आप कुछ शब्द देख रहे हैं उर्दू भाषा में। इन शब्दों का अर्थ है, नाउ इट्स योर टर्न डॉक्टर। डॉक्टर, अब तुम्हारी बारी है। कौन है ये डॉक्टर? ये डॉक्टर है बशर अल असद। बशर अल असद आंखों के डॉक्टर बताए जाते हैं, ब्रिटेन से पढ़कर आए थे। एक शख्स ने, जो कि एक बच्चा था, मुहाविया, क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम मुहाविया था। इसने लिख दिया कि नाउ इट्स योर टर्न डॉक्टर। देखिए, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1-2 दिन बाद ये समझ में आ गया कि सीरिया में जो बशर अल असद की फौजें हैं, इस बात को बहुत लाइटली लेने वाली नहीं है। और फाइनली बशर अल असद के हुक्मरानों ने, जो कि उनके जो रिलेटिव लगते थे, फौज का एक अफसर जो वहां पर पहुंचता है, वो पूछता है कि किसने लिखा है।
पता नहीं चला तो फाइनली 15 बच्चों को उठाकर ले गई फौज। और जब 15 बच्चों को उठाकर ले जाती है फौज तो उन बच्चों के साथ इतने अत्याचार किए गए, मुर्गा बनाकर उनको उल्टा लटका दिया गया, उनके नखून खींच लिए जाते हैं, ठीक है, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। ये बच्चे थे 14-15 साल के, इनको उठाकर ले गया कि आपने हिमाकत कैसे की। ये बात जब पता चली लोगों को, क्योंकि ये जगह जहां सब ये हो रहा था सीरिया के दक्षिण में एक जगह पड़ती है दारा, है ना, दारा नामक जगह पर ये हो रहा है। तो जब ये सब हो रहा था सीरिया में तो दारा के लोग इकट्ठा होकर भाई हमारे बच्चों को रिहा करो। उन्होंने कहा कि सुनो, आप इन बच्चों को भूल जाओ। बशर अल असद के जो हुक्मरान थे वो क्या कह रहे हैं कि आप इन बच्चों को भूल जाओ और दूसरे बच्चे पैदा करो, और तुम नहीं पैदा कर सकते तो अपनी बीवियों को हमारे पास भेज दो। सोचने की बात है, जो कि बशर अल असद एक तानाशाह है, फौज उसकी है और साथ में ईरान रूस का सपोर्ट है, तो उस समय तक कुछ लोग दबे चुप के रह जाते हैं। लेकिन जब बहुत दबाव पड़ा, जो कि दारा से निकलने के बाद ये खबर होम्स, अलेप्पो सब जगह पहुंच गई थी जो वहां के शहर हैं कि इतना बुरा अत्याचार बच्चों पर हुआ है, ये बच्चे रिहा किए जाएं। बशर अल असद को लगा कि अगर इन बच्चों को रिहा नहीं किया गया तो मामला और खराब हो सकता है। उसने उन बच्चों को रिहा करवाया, लेकिन ये बच्चे जब कैद से बाहर आए तो ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे और खिंचे हुए नाखून, जख्म उनके ऊपर साफ दिख रहे थे। कौन बर्दाश्त करेगा ये सब? ये तो मानवता की क्रूर हदों को पार करने वाली बात है, तो क्रूरता की हद है। और फाइनली अब दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हुए, लेकिन इस बार ये प्रोटेस्ट, पहले तो अपने बच्चों को रिहा करने के लिए थे, शांतिपूर्वक थे, लेकिन इस बार ये प्रोटेस्ट वायलेंट थे। बशर अल असद समझ चुका था कि अब मामला मेरा खिलाफ खराब हो चुका है। अरब स्प्रिंग की वो हवा जो अफ्रीकी देशों में चल रही है वो मेरे देश में एंटर कर चुकी है। कैसे दबाया जाए? एक ही तरीका बचता है कि भैया नरसंहार करो, लोगों को मारना शुरू किया जाता है। लेकिन इस समय फौज में जो लोग थे, ऑब्वियस बात है कि सारे तो शिया नहीं थे, कुछ सुन्नी भी फौज में थे, लोग इकट्ठा होने शुरू हुए बशर अल असद के खिलाफ कि इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ये तानाशाही का अंत करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे साथियों, ये वो समय है जिस समय इराक में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अपने पैर जमा रहा था। कौन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक? आप सभी जानते हैं, एक शख्स है बगदादी। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इसके बारे में ना जानता हो। धीरे धीरे गुट बनने शुरू हुए, फ्री सीरियन आर्मी बनी और बहुत सारे विद्रोही गुट खड़े हो जाते हैं कि भैया बशर अल असद को उखाड़ के फेंकना है। इसी समय अल कायदा से संपर्क बढ़ाया। अल कायदा, देखो, एक आतंकवादी संगठन का सहारा लिया जा रहा था, लेकिन उन्हें किसी भी सूरत हाल में बशर अल असद को उखाड़ के फेंकना था। अल कायदा इन्वॉल्व हुआ, जो विद्रोही गुट थे उनके साथ अल कायदा मिला और साथ में संपर्क किया गया आईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक से। मेरे प्यारे साथियों, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक की भी एंट्री होती है बशर अल असद को उखाड़ के फेंकने में, और आईएसआई का नाम बना इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसी समय बगदादी का एक गवर्नर हुआ करता था, एक लेफ्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम है जुलानी। ये वही जुलानी है जिसने 11 दिनों में बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। बशर अल असद के बाद कोई सबसे चर्चित चेहरा इस समय है तो ये जुलानी है साहब, ठीक है, जिसका ग्रुप एचटीएस, ये वही एचटीएस है जिसने इराक के, सीरिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये सब लोग इकट्ठा हुए और फाइनली बहुत जबरदस्त तरीके से झगड़ा शुरू होता है बशर की सेनाओं के बीच में और विद्रोही गुटों के बीच में। हद तो तब पार हो गई। देखिए, बशर अल असद के पास कोई बहुत ज्यादा बढ़िया आर्मी नहीं थी, लेकिन ईरान सपोर्ट कर रहा है, रूस सपोर्ट कर रहा है, उधर से सपोर्ट कर रहा है उन जो विद्रोही गुटों को। कौन? तुर्की सपोर्ट कर रहा है। कौन? अमेरिका। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया बशर अल असद ने कि मैं किसी भी सूरत हाल में आई विल क्वेल द रिवेलियंस, मैं इन रिवेलियंस को खत्म कर दूंगा। तबाही मचती रही, 3 से 4 लाख लोग मारे गए। इन बाप बेटों ने 3 से 4 लाख लोगों को लील लिया। 3 से 4 लाख लोग मारे जाते हैं सीरिया में। वो सीरिया जो समृद्ध विरासत का केंद्र था, सीरिया खंडर बन चुका था विद्रोही गुट और बशर अल असद की लड़ाई के बीच में, जिसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे थे रूस और अमेरिका भी, ईरान भी। कहानी आगे चली। 2020 में एक शांति समझौता हुआ कि भाई रोकिए, बहुत हो गया, कब तक लोगों को मारेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात उस क्षेत्र में अब चल रहे हैं, ये जो ग्रुप है एचटीएस, अब आप समझिए, आपको ये समझना होगा कि साहब ये शख्स जिसका नाम जुलानी है, बगदादी का एक राइट हैंड के, मतलब बगदादी का साथी हुआ करता था और इसने सपोर्ट लिया था अल कायदा से भी, क्योंकि अल कायदा की एक शाखा नुसरत फ्रंट जो है वो सीरिया में काम करती है। इसने सोचा कि इनको तुरंत इनसे अलग हुआ जाए। ये शख्स इन सब से अलग हो जाता है कि भैया मेरा इन सब से कोई मतलब नहीं है और मैं अपना एक नया संगठन खड़ा कर देता हूं। कौन? जुलानी। इसी नए संगठन का नाम था एचटीएस, वही एचटीएस जिसने सीरिया में सत्ता को अब उखाड़ के फेंका है। देखिए, अब इन दोनों का क्या रोल रह जाता है?
मैं अभी आगे पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, जिस बात को लेकर सब ज्यादा शक है अब कि अब होगा क्या। कायदे में ये आतंकवादी डिक्लेयर्ड, हालांकि ब्रिटेन कह रहा है कि आतंकवादी नहीं है, अपने देश को छुटाया है। ये आतंकवादी, ये आतंकवादी। दिमाग से समझ सोचने में पता चलता है कि साहब ये तो फिर आतंकवादियों ने आजाद कराया सीरिया, तो ऑब्वियस बात है, पहले नजर में तो यही लग रहा है। हालांकि बशर अल असद भी जिस तरह की काम करता था वो भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। अब क्या होता है, ये आदमी 2024 में एक नए संघर्ष की शुरुआत कर देता है कि नाउ इट्स टाइम टू रिमूव द बशर अल असद, भगाओ इसको। 27 तारीख से कहानी शुरू होती है, जब सेना और विद्रोहियों के बीच में संघर्ष की होती है शुरुआत। 1 दिसंबर सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है अलेप्पो पर कब्जा हो जाता है एचटीएस का। ये वही एचटीएस है जो जलानी ने अलग करके बनाया है। 5 दिसंबर को हमा शहर पर कब्जा। 6 दिसंबर पर दारा में अन्य लोगों का जो विद्रोही गुट, जो दूसरा विद्रोही गुट है, उसका कब्जा हो जाता है। 7 दिसंबर होम्स पर एचटीएस लड़ाकों का कब्जा। होम्स जो है वो गेटवे ऑफ डिमिकस है, डिमिकस माने दमिश्क, जो वहां की राजधानी है। जब वहां कब्जा हो गया तो दमिश्क में घुसने में उन्हें समय नहीं लगा। दमिश्क में घुसे और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। कंफर्म थी कि रूस भागे हैं, रूस में शरण मिली। और यहां पर आप ये कह सकते हो कि इट इज द ऑफिशियल डिक्लेरेशन कि भाई बशर अल असद के शासन का वहां से अंत हो चुका है। लेकिन चिंताएं अब शुरू हुई हैं। जिस समय तक इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि इजराइल लगातार हमले सीरिया पर कर रहा है। इजराइल, हालांकि ट्रंप साहब ने कहा कि सीरिया से हमारा क्या मतलब, हमारी लड़ाई वो नहीं है, जो करें वो करते रहें। लेकिन ईरान का इंटरेस्ट है, तुर्की भी अब पूरा इंटरेस्ट ले रहा है। इधर देखिए, अभी तक तो एक कथित आतंकवादी गुट ही है। यह आतंकवादी गुट और इनके आसपास देश क्या एक नए जंग की सुगबुगाहट है, क्या एक नई तबाही की सुगबुगाहट? हालांकि तबाह करने को कुछ बचा नहीं है सीरिया में, लेकिन फिर भी माल तो कुछ बचा नहीं, जाने जानी तो लाजमी है। क्या स्थिति है, 1 मिनट के लिए आप मैप से समझिए। इस घटना के बाद सीरिया में अब 5 अलग अलग गुटों का बोलबाला हो गया है। ये जो आप पीले रंग से देख रहे हो, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ, ये जो हरा रंग जो तुम्हें सबसे बड़ा दिख रहा है, ये एचटीएस के अंडर है। कौन सा एचटीएस? जो अभी तक आतंकवादी गुट है। ब्रिटेन कह रहा है कि हम इसको गुट का जो रिस्ट्रिक्शन है इस पर से हटाएंगे, इसे हम आतंकवादी गुट नहीं मानेंगे। फिर कुछ है सीरियन नेशनल आर्मी के अंडर भी है। ये जो आप लाल रंग से निशान देख रहे हो, मेरे लिए सबसे बड़े चिंता के विषय ये है, ये आईसिस के गढ़ हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसका मतलब यह है कि अगर आज हम इस बात को कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज को जानते थे तो आज से पहले आपने पिछले 7-8 साल में बगदादी आईसिस का नाम नहीं सुना था। लेकिन अब आईसिस शायद फिर खड़ा हो सकता है और एसटीएस भी एक ग्रुप ही है। बाकी बचा क्षेत्र इजरायली सेना के पास है। अब एक चीज इसको समझिए, ये जो पीले रंग से आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊं। ये पीले रंग से दिखने वाला इलाका कुर्द फोर्सेस के अंडर है। कौन सी फोर्सेस? कुर्द फोर्सेस। कुर्द एक लड़ाके जो कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, इन लड़ाकों के अंडर है। और जो कुर्द फोर्सेस हैं, ये असल में कुर्द जो इलाका है वो तुर्की में पड़ता है, लेकिन तुर्की तो देने से रहा कुर्दिस्तान। तो कुर्दिस्तान के लड़ाके तुर्की को, हालांकि वो तुर्की को भी परेशान करते हैं, लेकिन ये पूरा इलाका उनके अंडर है। और नीचे वाला एचटीएस के अंडर है। ऑब्वियस बात, इधर से कुर्द आगे बढ़ेंगे, इधर से एचटीएस। और इस फटे में टांग देने में कसर नहीं छोड़ेगा आईसिस भी, तो आईसिस भी आगे आएगा। ऐसे में आसपास के देशों की चिंताएं बढ़नी लाजमी है। कौन से देश? इजराइल, अमेरिका। भाई एक आतंकवादी संगठन अगर दोबारा से पैर पसार लेगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसीलिए इजराइल ने हमले शुरू कर दिए, कहीं ऐसा ना हो ये आतंकवादी संगठन फिर से उठ खड़े हो जाए। बहुत दिक्कत हो जाएगी। किसके लिए? इजराइल के लिए। और आईसिस जो अभी तक मृत प्राय लग रहा था, अब आईसिस में फिर से जान फूकती नजर आ रही है। ऊपर से है कुर्द लड़ाके, इन कुर्द लड़ाकों तुर्की का भी सपोर्ट है। अच्छा, मैं जो मानता हूं, देखिए, आप अगर कुर्द लड़ाकों को इधर नहीं बढ़ने दिया गया, उन्हें कुर्दिस्तान चाहिए और मिलना भी चाहिए। 3 करोड़ की आबादी कुर्दिस्तान मांग रही है, और आज से नहीं मांग रही है। 1920 के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से लगातार मांग रही है, और मिलना चाहिए। कुर्दिस्तान एक बड़ा क्षेत्र है। तुर्की नहीं चाहता कि इनका ध्यान इस तरफ हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि चुपचाप कुर्द को प्रमोट करते रहो, ये घुस जाए सीरिया के अंदर। कम से कम तुर्किस्तान में से तो कोई कुर्द क्षेत्र नहीं मांगेंगे। कुल मिलाकर कहानी ये रही कि इन 5 लोगों की विवाद का गढ़ बन सकता है अब सीरिया। मतलब एक तानाशाह गया, 5 तानाशाह खड़े हो गए हैं। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता, हालांकि बयान ये आ रहे हैं कि हम अमन चैन चाहते हैं। कोई अमन चैन नहीं चाहता। अभी तुम देखना 10-12 दिन बाद ही आपस में खूब लड़ेंगे और जबरदस्त तरीके से सीरिया
जिस चीज का डर है वो वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो सीरिया का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो संगठन जिसे एचटीएस कह रहे हैं, तहरीर अल शाम के कब्जे में, इसने ओलप्पो, हमा, होम्स और दमिश्क पर कब्जा किया है। इस संगठन को तुर्की का समर्थन हासिल है और नेता है इसका अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो मैंने बताया पहले बगदादी के साथ भी रह चुका है। आगे देखिए, ये अबू मोहम्मद अल जुलानी है। कुर्दों के वर्चस्व जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, एसटीएफ के पास सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, इसको अमेरिका का सपोर्ट है। ठीक है, अब आइए, उत्तरी सीरिया में सीरियन नेशनल आर्मी का भी दबदबा है। यह तुर्की समर्थित विद्रोही समूह है। 2011 के विद्रोह के बाद असद की सेना से अलग हो गया था। ये आर्मी में ही थे, ये असद की सेना से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। साथ में आईसिस ने मध्य सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा आज भी किया हुआ है। मेरी सबसे बड़ी चिंता इस आईसिस को लेकर है, ये फिर वहां पैर पसारेगा। आप ये पूछ सकते हो कि सर ये तो फिर हो सकता था बशर अल असद के समय में। नहीं, बशर अल असद के समय में रूस का पूरा सपोर्ट बशर अल असद को था, ईरान का पूरा सपोर्ट था, खूब उसके पास हालांकि बहुत रिसोर्सेज नहीं थे बशर अल असद के पास, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसने गोले बरसाने की कसर नहीं छोड़ी थी अपने विद्रोही गुटों पर। लेकिन अब जब सब कुछ साफ हो चुका तो वाई रशिया विल हेल्प, और ईरान भी पीछे हटेगा, क्योंकि ईरान ने अपने लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। यानी कि रूस और ईरान का समर्थन है नहीं। ट्रंप कह चुके हैं कि हमारा क्या मतलब है, ऑब्वियस बात है, ये गुट वहां पर अपनी संभावनाएं अब तलाशेंगे। तो सीरिया में क्या होगा, ये अब गर्भ के भविष्य के गर्भ में चला गया, ये प्रश्न है। बशर अल असद के बाद वहां क्या होने जा रहा है, जो देखिए, मैं आपके कमेंट सेक्शन आपकी राय चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि वहां पर अभी बहुत कुछ शांति होने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी मामला खराब ही है। इजरायली सेना भी एंट्री कर चुकी है गोलन हाइट्स, जो कि बफर स्टेट है। इजरायली सेना ने उसको अपने कब्जे में लिया कि भैया देखो बात ऐसी है, अभी तक तो हमारा शांति समझौता था, तब तक बशर अल असद थे, अब बशर अल असद चले गए तो मैं क्यों आतंकवादियों के लिए छोड़ू इस क्षेत्र को। वो गोलन हाइट्स में घुस चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। अब जब गोलन हाइट्स में एंट्री आ गई है तो ऑब्वियस बात है कि वो इजराइल सीरिया में भी अपनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये जो संगठन है, ये संगठन उसके लिए सिरदर्द आगे बन सकते हैं। अच्छा, सारी कहानी में अब यह प्रश्न उठता है कि क्या फर्क पड़ेगा इस कहानी से। बशर अल असद तो जा चुके, इन आतंकवादी गुटों का वहां कब्जा हो चुका है। रूस रूस अब उत्तरी सीरिया में टाटर्स में जो नौसैनिक बेस है उसका, और हमीम में जो रूसी एयर बेस है, अब वो वहां नहीं रहने वाला है, जिससे भूमध्य सागर में पुतिन साहब की पकड़ अब कमजोर होगी। ईरान ईरान अपने सारे जो प्रॉक्सी हैं उनको एक के बाद हारता जा रहा है। जैसे हिजबुल्ला था, क्योंकि ईरान और इजराइल की ठनी हुई है, तो हिजबुल्ला था वहां पर प्रॉक्सी, हिजबुल्ला ने सरेंडर कर दिया, हमास में कुछ बचा नहीं है। तो ईरान इजराइल के सामने लगातार इस प्रॉक्सी वॉर में पीछे खिंचता जा रहा है। और अब बशर अल असद, मैंने आपको बताया कि ईरान के ही हथियार थे, ईरान का ही सपोर्ट था, जो बशर अल असद सारे विद्रोही गुटों को क्या रखते थे, दबा कर रखता था। लेकिन अब वहां बशर अल असद भी नहीं रहे, तो ईरान को भी झटका लगना तय है। इजराइल ईरान की ताकत कम होने से इजराइल का दबदबा बढ़ेगा, ये बात पक्की है। लेकिन जब दबदबा बढ़ाने इजराइल वहां निकलेगा तो उसका इन 5 गुटों से सामना होगा। वो होगा जो होने जा रहा है, वो आप सब समझ रहे हैं। तुर्की, एर्दोगन साहब भी सतर्क हो गए हैं। तुर्की ने अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के ठिकानों पर हमले किए, इसमें 22 लोगों की मौत हो गई। यानी कि एक नया अखाड़ा तैयार हो गया है। चिंता ना करिए, आने वाले समय में खूब जल जलाती हुई खबरें अब तुम्हारे सामने आएंगी। रूस यूक्रेन, हमास इजराइल, और अब नई कहानी सीरिया। देखते रहिए आगे क्या होने जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यह खबर बहुत दिन पहले चलनी चाहिए थी। एक चीज कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि किसी ने मुद्दा ये उठाया नहीं, क्योंकि मरने और मारने वाले एक ही थे, है ना। तब किसी के ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई तीसरा आ जाए तो दुनिया भर की मीडियाएं कि देखो क्या हो रहा है, इन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर अत्याचार। आज जब ये कहानी खत्म हो गई है तो सब इस पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन इस पर चर्चा तो शुरुआती दौर से ही होनी चाहिए थी। और मैं दोषी ठहराऊंगा उन देशों को जिन्होंने अपने फायदे के लिए सीरिया जैसे पता नहीं कितने देश तबाह कर दिए। मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं, आप मेरे शब्दों से समझ रहे हैं। कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि कैसे इन 2 देशों की लड़ाई में कितने देश बिल्कुल तबाह हो गए। अब सीरिया की बारी थी। सीरिया में जो होने जा रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरी इस पूरी कहानी तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि सीरिया इज नॉट इन सेफ हैंड्स राइट नाउ। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए सेशन में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।